हेलो दोस्तों। इस नई कहानी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है चतुर किसान और राजा। यह एक मोरल स्टोरी है। अगर आपको हिंदी स्टोरी, मोरल स्टोरी या अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने का शौक़ है तो इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनिए। तो चलिए हम कहानी की तरफ चलते हैं। चुनारगढ़ राज्य में एक किसान रतन रहता था। उसके दो बेटे थे, सुधीर और सुरेश। दोनों भाइयों का व्यवहार एक दूसरे से एकदम विपरीत था। सुधीर भोला भाला और सच बोलने वाला इंसान था। वहीं सुरेश अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता था। समय और परिस्थिति के अनुसार वह अपनी ही कही बात को झूठा साबित कर देता था। अपनी बात से ऐसे बदलता था कि गिरगिट भी शर्मा जाए। सुधीर के भोले भाले और सच बोलने के स्वभाव के कारण हमेशा लोग उसका मजाक उड़ाते रहते थे। गुरुजी के पास लौटते समय सुधीर, सुरेश गुरुजी के पास झूठ क्यों बोला था कि माँ बीमार थी, इसलिए तुम घर का सारा काम किए हो। सुरेश, मैंने गुरुजी का घर पर दिया गया काम नहीं किया था। अगर मैं सच बोल देता तो गुरुजी से मार भी खाता और सभी बच्चों के सामने मजाक उड़ाता। सुधीर, लेकिन इसके लिए माँ को बीमार बताना ठीक नहीं। सुरेश, अच्छा तो सच बोलकर मार खाना ठीक है क्या? सुधीर, हम वैसा काम नहीं करेंगे कि हमें झूठ बोलना पड़े। दोनों भाई अपनी अपनी बातों को सही ठहराते हुए घर पहुंच जाते हैं। माँ आ गए बेटा, चलो खाना खा लो। उसके बाद खेत पर जाकर पिताजी को खाना और दवा पहुंचा दो। सुरेश, माँ मुझे ठंड लग रही है, सुधीर को भेज दो। माँ ठीक है, तो तुम घर का सारा साफ सफाई का काम कर दो, सुधीर खाना और दवाई लेकर चला जाएगा। सुधीर, ठीक है माँ, मैं ही चला जा रहा हूँ पिताजी के पास। माँ, ये लो और खाना खाकर जल्दी जा, वैद्य जी ने कहा है कि समय पर दवा लेनी है। सुरेश खाना और दवा लेकर खेत की ओर चल देता है। रास्ते में कुछ दोस्त मिल जाते हैं और सूरज उनके साथ खेलने लग जाता है। उधर खेत में ठंड ज़्यादा पड़ रही थी। रतन को भूख भी लगी थी, लेकिन घर से कोई खाना लेकर अभी पहुंचा नहीं था। रतन बहुत देर तक इंतजार करता रहा। उसके बाद पानी पीने के लिए बगल की नदी के पास जाता है। तभी उसके दिमाग में एक झटका लगता है और उससे पैरालिस मार देता है और वहीं गिर जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ सुरेश पहुँचता है। सुरेश, पिताजी पिताजी आप कहाँ हो? आपके लिए खाना और दवा लाया हूँ। रतन, ओह। सुरेश, पिताजी किधर हो, बोलते क्यों नहीं? अरे ये ओह की आवाज़ किधर से आ रही है? पिताजी क्या आप ही बोल रहे हैं? सुरेश दौड़कर रतन के पास पहुंचता है। सुरेश, अरे पिताजी आपको क्या हो गया? आपका हाथ पैर कैसे मुड़ गए? अरे कोई बचाओ। सुरेश, रामू काका, हरिया भैया दौड़कर यहाँ आओ, देखो ना पिताजी को क्या हो गया। खेत पर काम कर रहे सभी लोग वहां दौड़कर पहुंचते हैं। किसी तरह रतन को उठाकर घर लाया जाता है। घर पर सुनीता रोने लगती है। घर में कोहराम मच जाता है। वैद्य जी आते हैं और बताते हैं कि रतन को पैरालिसिस का अटैक आया है। कुछ दवा देकर वो चले जाते हैं। अगले दिन सुबह माँ, बेटा पिताजी से अब काम तो होगा नहीं, इसलिए अब खेत पर काम तुम दोनों को ही करना होगा। सुरेश, भैया हमेशा पिताजी के साथ खेत पर जाते थे, इसीलिए वही खेती करेंगे। मैं मंडी में अनाज बेचूंगा। सुधीर, सुरेश ठीक कह रहा है माँ, मैं खेत पर चला जाऊंगा, पिताजी की दवा के लिए पैसे चाहिए। सुधीर, सुरेश कोठी में जा, अनाज पड़े हैं और उन्हें मंडी में बेचा। सुरेश, ठीक है भैया, मैं उसको 4 गुना कीमत पर बेचाऊंगा। सुधीर, झूठ और बेईमानी मत करना। दूसरे दिन सुबह सुरेश मंडी में जाकर लालची सेठ करोड़ीमल से कहता है, सुरेश सेठ जी, आपके लिए ऐसा माल लाया हूँ कि आप दंग रह जाओगे। सेठ, ऐसा क्या लाया हो कि इतना गुप्त से बता रहे हो? सुरेश, मेरे पास 3 क्विंटल ऐसी मकई है जिसे खाकर आदमी अमर हो जाएगा। वह जिस उम्र का है उसी उम्र में रह जाएगा। सेठ, अच्छा, पर मैं विश्वास कैसे कर लूँ कि तुम्हारी मकई खाकर अमर हो जाऊंगा? सुरेश, अच्छा विश्वास नहीं हो रहा है तो ठीक है, मैं दूसरे सेठ को इसे बेच देता हूँ। वैसे भी उस सेठ को ज़्यादा ज़रूरत है, वो कई दिनों से बीमार भी है। उसके रिश्तेदार तो चाहते हैं कि वह जल्दी मरे ताकि उसकी जीवन भर की संपत्ति को हड़प सके। सेठ, अरे अरे, तुम तो नाराज़ हो गए। आजकल के नौजवान में यही एक समस्या है, बहुत जल्दी उच्छेदित हो जाते हैं। तोल मोल तो मेरा पैसा है, कितनी में दोगे ये जादुई मकई? तो 7,000 मोहरे प्रति कुंटल के हिसाब से पूरी 21,000 मोहरें लगेंगी। सेठ, क्या 30,000 मोहरे प्रति कुंटल की कीमत 7,000 मोहर? सुरेश, धीरे बोलो सेठ, कोई सुन लेगा तो पीछे पड़ जाएगा। ठीक है सेठ, मैं चलता हूँ।
आपकी जान की कीमत 30 मोहर लायक ही है। दूसरे सेठ 30,000 मोहरें आराम से दे देंगे। सेठ बेटा, तुम उत्तेजित बहुत जल्दी हो जाते हो। अब मैंने कहा थोड़ा बहुत कम कर दो। सुरेश, अरे सेठ चलो 20,000 मोहरें लगेंगी। अगर हाँ तो बोलो, नहीं तो मैं अपनी बैलगाड़ी आगे बढ़ाऊँ। सेठ, एक पल रुको भाई, मैं अपने साले से पूछ लेता हूँ। सुरेश, अच्छा सेठ जी, एक बात बताइए, क्या आपका बेटा आपके बाद आपका व्यापार संभाल लेगा? सेठ, अरे वही ठीक होता तो साले को बुलाता कारोबार संभालने के लिए। सुरेश, यानी आपके बाद आपका साला आपके जीवन भर की पूंजी के मालिक होगा। अच्छा, तुम्हारा साला मूर्ख है क्या? सेठ, क्या बकते हैं, वह व्यापार को दिन दुगनी और रात चौगुनी बढ़ा सकता है। उसे हर नफ़ा नुकसान का ज्ञान है। सुरेश, तो वह चाहेगा कि आप अमर हो जाएं और वह जीवन भर आपके यहाँ नौकरी करे? सेठ, नहीं नहीं, कभी नहीं चाहेगा। वह तो चाहता है कि कब मैं आंख बंद करूं और वह मेरे बेटे को देखभाल का राज करे। ऐसा करो, तुम 20,000 मोहरे लो, मैं अपने आदमी से बोरिया उतरवा लेता हूँ। तुमने बहुत ज्ञान की बात बताई। सुरेश, अब एक ज्ञान की बात सुन लो सेठ जी, ये मकई जादू ये किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो कोई भी इसे चुरा लेगा और इसकी जगह साधारण मकई रख देगा। और हाँ, एक दाना रोज इसमें से खाना। सेठ करोड़ी मल से 210 मोहरे की मकई के बदले 20,000 मोहरे ठक्कर सुरेश वापस अपने गांव चल देता है। उधर सुधीर अपने खेत पर हल चला रहा होता है। तभी उधर से जग्गी किसान आता है। जग्गी, अरे बेटा सुधीर, मैं जरा अपने बेटे को नानी के घर पहुंचाने जा रहा हूँ, तुम मेरा खेत जोत दो। सुधीर, ठीक है काका, आप जाओ, मैं आपका खेत जोत देता हूँ। उधर सुरेश मंडी से लौट रहा था तो देखा कि सुधीर जग्गी काका का खेत जोत रहा है। सुरेश, भाई तू यह काम क्यों कर रहा है? अपने खेत का काम पूरा हो गया क्या? सुधीर, नहीं भाई, वो जग्गी काका अपने बेटे को नानी घर छोड़ने गए, उन्होंने कहा है कि पहले मेरा खेत जोत देना। सुरेश, अरे भाई, वो तो अपना काम करने गया हुआ है और तू यहाँ अपना काम छोड़कर उसका काम कर रहा है। शाम हो गई, चल बैलगाड़ी पर बैठ घर चलते हैं। दोनों बैलगाड़ी पर बैठकर घर चल देते हैं। सुधीर, अरे ये बैलगाड़ी पर मिठाइयाँ और जलेबियाँ किसकी है? इतने सारे नए कपड़े कहाँ से आए? सुरेश, अरे इसमें मेरे तुम्हारे माँ और पिताजी के लिए कपड़े हैं, उस पतले में मिठाइयाँ हैं। सुधीर, तुमने अनाज बेचकर शौक के सामान खरीद लिए, इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं थी। अभी हमारे लिए सबसे जरूरी पिताजी की दवाइयाँ और पौष्टिक खाना है। सुरेश, अरे भैया, मैं दवा भी लाया हूँ, वैद्य जी के घर होते हुए आया हूँ, पूरे महीने की दवा लेकर आ रहा हूँ। 120 मोहरे वैद्य जी को देकर आ रहा हूँ। दोनों बातें करते घर पहुँच जाते हैं। माँ सुनीता बाहर ही खड़ी दोनों का इंतजार कर रही थी। सुनीता, अरे सुरेश, तुम तो मंडी गए थे ना, फिर ये सुधीर कहाँ मिल गया? सुरेश, माँ मैं मंडी से लौट रहा था तो देखा कि भैया अपना खेत छोड़कर जग्गी काका का खेत जोत रहा था, फिर मैं इसे बैलगाड़ी पर बिठा कर ले आया। सुनीता, क्यों सुधीर अपना काम छोड़कर दूसरे का काम क्यों कर रहा था? सुधीर, माँ वो जग्गी काका अपने बेटे को नानी के घर छोड़ने गए, उन्होंने कहा कि थोड़ा मेरा खेत जोत दो। सुरेश, अच्छा तो मना कर देते, बोल देते कि मुझे अपना काम है, मैं नहीं कर सकता आपका काम। सुधीर, ऐसे कैसे बोल देता हो, हमने बड़े हैं, उन्हें हम इस तरह से नहीं बोल सकते। देखो माँ, सुरेश अनाज बेचकर सारे पैसे की मिठाइयाँ और दवाइयाँ ले आया, एक भी पैसा घर का खर्च के लिए बचा कर नहीं लाया। सुनीता, ये पूरा सामान तो लगभग 500 मोहरे का लग रहा है। सुरेश, सच सच बता, तूने ये पैसे कहाँ से लिए? सुरेश, कसम से माँ, मैं ये सारा सामान अनाज बेचकर ही लाया और ये 1500 मोहरे भी मेरे पास बचे हैं। सुरेश बताता है कि किस तरह लालची सेठ को उल्लू बनाकर वो 20,000 मोहरे ऐंठ कर लाया है। सुधीर सुरेश को समझाता है कि ये बहुत बुरी बात है, कल जाकर वो उसकी मोहरे वापस कराए। उधर राजा का सेठ उधर राजा का सेठ करोड़ी मल के यहाँ राशन लेने जाता है और मकई की वही बोरियां गाड़ियों पर लादने को कहता है। करोड़ी मल, महाराज जी, ये 3 बोरियां छोड़कर आप कोई भी मकई की बोरियां हमारी दुकान में ले सकते हैं, पर मैं ये आपको नहीं दे सकता। करोड़ी मल, अच्छा तो अच्छी गुणवत्ता वाली मकई अपने लिए और राजा के मालिक के लिए सामान मकई की बोरी। देखो सेठ, कान खोलकर सुन लो, राजन के लिए यही मकई जाएगी। करोड़ी मल, चाहे तो कुछ हो जाए, मैं ये बोरियां नहीं दे सकता। राजा, क्या बात है मंत्री जी, ये शाही रसोइयों को क्यों यहाँ लाए हैं? मंत्री महाराज, शाही रसोइया और सेठ करोड़ी मल दोनों बाजार में झगड़ रहे थे। रसोइया, महाराज ये सेठ करोड़ी मल अच्छी मकई को अपने खाने के लिए रखता है और खराब मकई को शाही भंडार में भेजता है। करोड़ी मल, महाराज की जय हो। महाराज मुझे न्याय चाहिए, मकई की इन 3 बोरियों के अलावा
दुकान में जितनी भी मकई की बोरियां हैं उनमें से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इन 3 बोरियों को नहीं दे सकता। राजा, अच्छा, ऐसी क्या खास बात है इन 3 बोरी मकई में जो तुम हमें नहीं दे सकते? करुणीमल, महाराज, ये तीनों बोरियां जादुई मकई की बोरियां हैं। इसके सेवन करने से आदमी अमर हो जाता है। वह कभी बूढ़ा नहीं होगा, जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहेगा। इसे हमने एक किसान से 20,000 मोहरें देकर खरीदी है। मंत्री, महाराज, दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इंसान को अमर बना दे। ये सेठ झूठ बोलकर हमें बहला रहा है। 200 मोहरे की मकई को 20,000 मोहरे में कौन बुद्धू खरीदेगा? राजा, उस किसान को बुलाओ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सैनिक सेठ करोड़ीमल के बताए हुए हुलिये पर सुरेश को पकड़कर राजा के पास पेश करते हैं। राजा के पास सुरेश सच सच बता देता है कि वो करोड़ीमल से पैसा ठगने के लिए ऐसा करके आया था। राजा, सुरेश, तुमने बेईमानी और चालाकी से सेठ की मोहरें ऐंठ ली है। इस अपराध के लिए हम तुम्हें 3 साल के लिए कारावास की सज़ा सुनाते हैं। साथ ही करोड़ीमल को लालच न करने की चेतावनी दी जाती है। सुधीर, महाराज, मेरा नाम सुधीर है और मैं इसका बड़ा भाई हूँ। महाराज, हमारे गुरु जी ने बताया है कि अपराधी अगर अपनी गलती स्वीकार कर ले तो उसे सुधरने का अवसर प्रदान करना चाहिए। राजा, बातें तो अच्छी है और समझदारी वाली करते हो बालक, लेकिन अपराध की सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। क्या कहते हैं मंत्री जी? मंत्री जी, महाराज, आप सही बोल रहे हैं। राजा, ठीक है, कल सुबह जो भी पहले 3 लोग मदद के लिए आएंगे उनकी मदद तुम्हें करनी होगी। तुम्हारे पास 20,000 मोहरों में से 500 मोहरें अपने पास रख कर शेष मोहरों को मदद में लगाने की इजाज़त है। दूसरे दिन सुबह पहला फरियादी एक बूढ़ी औरत आती है। बूढ़ी औरत, महाराज की जय हो। कल रात आंधी में मेरा घर गिर गया, मेरी बकरी भी दबकर मर गई। मेरा कोई नहीं, अब मैं क्या करूं, कैसे जीवन यापन करूं? मंत्री, महाराज, इसे 5,000 मोहरें दे देते हैं। राजा, सुधीर, तुम क्या कहना चाहते हो? सुधीर, महाराज, मुझे लगता है कि 2 और फरियादी को पहले सुन लेते हैं, हो सकता है कि उन्हें इससे ज़्यादा की ज़रूरत हो। राजा, ठीक है, बहुत अच्छे, और फरियादी बुलाए जाए। राजमिस्त्री, महाराज की जय हो। मैं एक राजमिस्त्री हूँ, मुझे काम 10 दिन बाद मिला है। 3 दिन से मैं बैठा हूँ। 10 दिनों के घर खर्च के लिए कुछ मदद मिल जाती तो कृपा होती है। राजा, ठीक है, अभी बाहर प्रतीक्षा करो। तीसरा फरियादी को बुलाया जाए। तीसरा फरियादी एक पुजारी आता है। पुजारी, महाराज जय की जय हो। मैं एक पुजारी हूँ। मेरे मंदिर की कुटिया में अनाथ बच्चे रहते हैं, लेकिन जंगली जानवरों के आतंक से परेशान हूँ। राजा, आप कार्य तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। पुजारी जी, बताइए हम कैसे सहायता करें आपकी? पुजारी, कृपया मेरे मंदिर के प्रांगण को पक्की 4 दीवारी घिरवाने की व्यवस्था की जाए और बच्चों की देखभाल करने के लिए एक आदमी की व्यवस्था की जाए। राजा, अब बताओ इनकी मदद कैसे की जाए? मंत्री, महाराज, इन सभी को बचे हुए 19,500 मोहरे में से मोहरे बांट कर देते हैं, सभी की ज़रूरत पूरी हो जाएगी। राजा, सुधीर, तुम्हारा क्या विचार है? राजा, महाराज, पुजारी जी को बच्चे की देखभाल और खाना पकाने के लिए एक आया की ज़रूरत है। राजमिस्त्री को काम की ज़रूरत है और बूढ़ी माँ को एक सहारे की ज़रूरत। मंत्री जी, हाँ, आया तीनों फरियादी ने बताया अभी। अब क्या करना है ये बताओ। सुधीर, हमें लगता है कि पुजारी जी के अनाथ बच्चों के खाने और देखभाल के लिए बूढ़ी माँ उपयुक्त है और इनका कोई भी नहीं है, तो एक दूसरे को सहारे हो जाएंगे। राजा, बहुत अच्छे बालक, लेकिन राजमिस्त्री के लिए क्या किया जाए? श्री महाराज, पुजारी के मंदिर के प्रांगण के चारों ओर 4 दीवारी बहुत जरूरी है ताकि बच्चे जानवरों से सुरक्षित रहें। राजमिस्त्री को उसी काम में लगा दिया जाए। राजा, बहुत अच्छा। श्री सेठ करोलीमल के बचे हुए मोहरे को मंदिर में दान कर दिया जाए ताकि उनसे बच्चों का भला हो सके और 4 दीवारी के लिए काम आए। राजा, वाह, मैं तुम्हारे न्याय से बहुत प्रसन्न हुआ। तुम्हारे भाई की सज़ा माफ़ की जाती है और तुम्हें मंत्री जी का सहायक नियुक्त किया जाता है। हमें ऐसे ही नेक दिल और ईमानदार आदमी की ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। कहानी को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह अच्छी अच्छी और नई नई कहानियाँ आप लोगों के बीच पहुंचाता रहूं और आप लोग कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए